गुड मॉर्निंग बेटा। कल वाली वीडियो में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने किया था कि जो एमसीक्यूज़ बचे थे वो कवर किए थे और साथ ही में हमने किया था जो वो अपने क्या बोलते हैं मैच द फॉलोइंग्स थे वो कंप्लीट किए थे। आगे उसके बचे हैं असर्शन और रीजनिंग वाले, वो मैं आपको आगे कराऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज हम करेंगे उसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रिक्शन के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस समझने शुरू करते हैं और आपको वो लर्न करने हैं। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पहला तो इज फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स। उसने पूछा है क्या जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बेटा, हमें पता है कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनको एक्ट करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की नीड होती है। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है, देखो फ्रिक्शन में हम बोलते हैं कि जब भी कोई दो सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक ऐसा फोर्स अपने आप जनरेट हो जाता है जो कि उन सरफेसेस के मोशन को अपोज करता है। अब देखो बेटा, अगर वो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करेंगे तो पक्का है कि वो कांटेक्ट में होंगे, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस। ठीक है, बहुत छोटा था तो मैंने इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बस इन्हें पूछा है कि कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है तो हमने बोल दिया भाई हाँ है। ठीक है, सेकेंड है what happens to the force of friction if the surface of contact is polished। कि कोई सरफेस दो सरफेस कांटेक्ट में है, उनके सरफेस की हमने कर दी पॉलिशिंग। ठीक है, तो क्या पॉलिशिंग कर देंगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आंसर देखो इसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस्ड, कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। बेटा आपको पता हो तो जो पॉलिशिंग है वो एक तरीके से मतलब जो पॉलिशिंग है वो एक मेथड है फ्रिक्शन को कम करने का। तो जब अगर आप आपने किसी सरफेस की पॉलिशिंग कर दी है तो बहुत ऑब्वियस है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर। तो बेटा देखो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के फ्रिक्शन है और जो सेकंड वाला है उसके फिर दूसरे और भी दो टाइप्स आ जाते हैं। तो बोला हमने यहाँ पे कि मेनली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उसके 2 पार्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हम थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक तरीके से वो स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसको अलग पार्ट बताना सही नहीं है। बेसिकली 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक फ्रिक्शन 2 तरह का होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्थ देखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या कॉज होता है। देखो बेटा हम बोलते हैं फ्रिक्शन का जो मेन रीज़न होता है वो होता है सरफेस की रफनेस। कोई दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उनकी रफनेस कितनी है, वो रफ़ है या फिर वो स्मूथ हैं, उस पर डिपेंड करता है उन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। तो बोला है फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द रफनेस और इरेगुलरिटी ऑफ सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। कि जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके सरफेस की रफनेस और इरेगुलरिटी की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। पांचवा देखो, वाई डू पेंटर्स यूज सैंड इन वाइट वॉशिंग द वॉल एंड इन पॉलिशिंग डोर। कि बोला है कि जो पेंटर्स होते हैं ना वो सैंड का या फिर सैंड पेपर का, एक तरीके से सैंड पेपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तरीके से रैगमार्क बोल देते हैं ना, उसका यूज़ क्यों करते हैं जब हम दीवार की वाइट वॉश करते हैं या फिर दरवाजे की पॉलिशिंग करते हैं। तो फिर बोल रखे हैं यहाँ पे कि पेंटर्स रब सैंड पेपर ऑन द वॉल बिकॉज इट विल मेक द सरफेस स्मूथ एंड ऑल्सो इट विल इम्प्रूव एडेसन फॉर द नेक्स्ट कोट ऑफ पेंट। क्या बोला कि जब भी किसी दीवार पे या दरवाजे पे पॉलिशिंग की जाती है या फिर दीवार पे वाइट वॉशिंग की एक तरीके से जो पुट्टी बोलते हैं हम लोग, पुट्टी की जाती है, तो उससे पहले दीवार पे या दरवाजे पे जो रैग मार्क हम बोलते हैं जो सैंड पेपर होता है उससे घिसाई क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बेटा क्या होता है उस सरफेस की जो रफनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर बिल्कुल यूनिफॉर्म कोटिंग होती है पेंट वगैरह की। और साथ ही में क्या होता है कि वो पेंट का जो एडेसन है यानी कि पेंट के चिपकने की जो प्रॉपर्टी है उसको भी बढ़ा देती है। तो पेंट की जो नेक्स्ट कोटिंग आती है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाती है दीवार पे भी या फिर जो हम दरवाजे की पॉलिशिंग करें उस पर भी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो बेटा,
वाई इज़ इट नॉट ईजी टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सरफेस फ्रॉम इट्स स्टैटिक पोजिशन, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको उसकी स्टैटिक पोजिशन से हिला पाना इतना आसान क्यों नहीं होता है। तो बोल रखा है इन स्टैटिक पोजिशन द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेसेस आर इंटरलॉक्ड कम्प्लीटली, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो एक तो ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा, दूसरा अगर मान लो अर्थ पे रखा हुआ है तो अर्थ का सरफेस होगा, तो उन दोनों सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में इंटरलॉक हो चुकी हो। जैसे मान लो हमने बोला सरफेस बहुत इंटरलॉक है, तो एक ऐसा दूसरे इसमें ऐसे बिल्कुल इंटरलॉक हो गए, तो ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, उनकी जो इरेगुलरिटी वो बिल्कुल फंस जाती है एक दूसरे में। जैसे आपने देखा होगा क्या बताऊँ, आपने कांटे देखे हैं, वो कौन धतूरे का पेड़ देखा है आप लोगों ने, उस पर एक छोटी सी बॉल लगती है, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, है ना। अगर आपने दो धतूरे की बॉल ली, उनको आपस में ऐसे भाई तुम हाथ से मत करना, उसको कांटे होते हैं बहुत लग जाएगा, लेकिन अगर हम पास लेके आते हैं तो वो कांटे होने की वजह से बहुत चिपक जाते हैं, एक दूसरे के फंस जाते हैं, उनके जो दांत हैं वो उनके जो कांटे हैं वो एक दूसरे में फंस के इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी और जैसे कि क्या बताऊँ आपको, हाँ, जैसे आपने कब वो देखा होगा जो लेडीज़ होती हैं वो बालों में क्लेक्चर यूज़ करती हैं, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ ये पॉइंटर्स से यानी कि बाहर दांते से निकले होते हैं, और जब ये बंद होता है तो वो उसमें एक तरीके से ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, जैसे कि मान लो ये ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं बिल्कुल एक तरीके से, तो उनको इरेगुलर सरफेस है तो वो इंटरलॉक होते हैं। तो ऐसे ही जब दो सरफेस के बीच में रफनेस होती है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो सरफेस आपस में बिल्कुल इंटरलॉक हो जाते हैं, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव दैट इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, इसीलिए उस इंटरलॉकिंग को जब बिल्कुल चिपक जाते हैं तो उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। हैंस इट इज़ नॉट ईजी टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए एक ऑब्जेक्ट को उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। तो बेटा आज हमने करे हैं वेरी शॉर्ट के सिर्फ 6 क्वेश्चन, एक तो कुछ है भी नहीं, है ना, एक में तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो 2, 3, 4, 5 और 6 हैं वो थोड़े से हैं, तो इनको अच्छे से समझना और साथ में बेटा लर्न भी करना। एक और करा देती हूँ, है ना, क्योंकि फिर 13 है ये। एक और देख लो क्या कह रहा है, हाउ डू व्हील्स रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, के जो पहिए होते हैं वो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो लिखा है यूजिंग व्हील्स रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस एंड स्लाइडिंग चेंजेस इनटू रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि जब भी हम कोई पहिया यूज़ करते हैं, है ना, तो होता क्या है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है दो सरफेसेस अर्थ का और व्हील का, या फिर मान लो कि कार है उनका, जो उनके बीच का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो डिक्रीज होता है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग है ना, जो स्लाइडिंग मोशन है वो रोलिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। और आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। एक और देख लो, छोटा सा है, करवा देती हूँ। राइट सम मेथड्स यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कोई तरीके बताओ। पहला क्या है, मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बना दो। यूजिंग बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल कर लो, या फिर लुब्रिकेशन कर दो, यानी कि पॉलिशिंग कर दो सरफेसेस की। तो 3 तरीके हैं, सरफेस को स्मूथ बना दो, बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करो, लुब्रिकेशन कर दो। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में, इसके फिर 5 बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और फिर उसके बचे हैं असर्शन वाले क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वाली वीडियोस में ही। तो आपको क्या करना है, ये जो 8 क्वेश्चन है इनको अच्छे से समझना है, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, क्या पूछा है और किस तरीके से हमने आंसर किया है, सब आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में इनको आपको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। आगे का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।